नमस्कार। रिजर्वेशन या आरक्षण से अब हम कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे ऐसा लगता है। आरक्षण के बहुत सारे फ़ायदे हुए हैं, लेकिन शायद अब हम उस स्टेज पर पहुंच गए हैं जब आरक्षण को एक सिरे से ख़त्म करके समाज की विभिन्न जातियों की आर्थिक स्थिति की समीक्षा करने की ज़रूरत है। इनका विश्लेषण करके आरक्षण के नए पैमाने तय करने ज़रूरी हो गए हैं। अब आरक्षण का जो ओरिजिनल उद्देश्य था वह था समाज के दलित, शोषित, पीड़ित वर्ग को सामाजिक ढांचे में ऊपर लाना। लेकिन पिछले 75 वर्षों में आरक्षण का लाभ कुछ जातियों और परिवारों तक ही सीमित हो गया है। क्या कारण है कि आईएएस का बेटा भी आरक्षण की लाइन में है और मोची का बेटा भी उसी आरक्षण का लाभ पाने के लिए जद्दोजहद में है? कुछ परिवारों ने तो जैसे आरक्षण को अपनी गिरफ्त में कर लिया है। कॉन्स्टिट्यूशन की जो 103rd अमेंडमेंट हुई है उसमें ईडब्ल्यूएस या आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग या गरीबी को मापदंड बनाया गया है। इस अमेंडमेंट के अंदर 10% सीटों का रिजर्वेशन किया गया है जो शिक्षा और रोज़गार में दिया जाएगा, लेकिन यह एससी, एसटी और ओबीसी को नहीं मिलेगा। उन्हें इस आरक्षण से अलग रखा गया है। तो यह आरक्षण क्या हुआ? पहला तो यह विदित है अपने नाम से ही कि यह गरीबों के लिए है, और दूसरा यह कि यह उच्च जाति के गरीबों के लिए है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था तो आरक्षण की व्यवस्था इसलिए बनाई गई थी कि पिछड़ी जातियों को आइडेंटिफाइड, चिन्हांकित करके उन्हें आरक्षण का लाभ दिया जाए। लेकिन इन 75 वर्षों में हमें यह सबक मिला है कि आरक्षण से एससी, एसटी, ओबीसी का कुछ भला तो हुआ है, लेकिन अगड़ी जातियां भी अब गरीबी के भंवर में फंस गई हैं। इसलिए 103rd अमेंडमेंट लाया गया। अब हमें यह देखना है कि इस गरीबी के भंवर से सबको कैसे निकाला जाए। लेकिन यह अमेंडमेंट सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने अब अपील में आया है। इसकी लीगल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया है। इस बेंच के सामने तर्क यह है कि इकोनॉमिक क्राइटेरिया संविधान की नज़र में बेमानी है, क्योंकि अगर हम एससी, एसटी के गरीबों को गरीब नहीं मान रहे हैं तो फिर गरीबी का मापदंड ही बदल गया है। और यह मापदंड अब क्या है? तो आरक्षण की गुत्थी सुप्रीम कोर्ट ने ही इतनी उलझा दी है कि अब ये किसी की भी समझ से परे है। इंदिरा साहनी के केस में आरक्षण की लिमिट 50% तय की गई थी, लेकिन तमिलनाडु में 69% और कर्नाटक में 70% है। अब छत्तीसगढ़ में सरकार चाहती थी कि 58% पॉपुलेशन के हिसाब से आरक्षण दिया जाए, लेकिन हाई कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है। तीसरा, अगर कोई भी ओबीसी 8 लाख सालाना या उससे अधिक कमाता है तो वह और उसके बच्चे आरक्षण से वंचित हैं, और यह है क्रीमी लेयर कंसेप्ट। चौथा, आरक्षण हर जगह लागू हो सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और जम्मू कश्मीर में अभी भी यह पूरी तरह से लागू नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए और होनी भी चाहिए, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट इस बात की भी समीक्षा करेगा कि आखिर क्यों 70 साल 75 सालों में अनुसूचित जाति के श्री के रामास्वामी, श्री केजी बालकृष्णन, श्री बीसी रे और श्री वरदराजन सिर्फ 4 ही जज ऐसे हुए हैं जो सुप्रीम कोर्ट में जज बन पाए हैं, और ओबीसी के जज भी केवल 2 ही हुए हैं। इसकी भी समीक्षा क्या नहीं होनी चाहिए? अब इससे आगे बढ़ते हैं। 70 साल में अनुसूचित जनजाति का एक भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं बना है। ट्राइबल कोई भी जज नहीं बना है आज तक। क्या इसकी समीक्षा नहीं होनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट में आखिर एक ही जाति का वर्चस्व क्यों है? क्या इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए? एक ही जाति और एक ही परिवार संविधान के आर्टिकल 12 के अनुसार
सुप्रीम कोर्ट को राज्य माना गया है, तो क्या आरक्षण का प्रावधान सुप्रीम कोर्ट पर लागू नहीं होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट की भांति हाई कोर्ट भी अपने आप को राज्य समझते हैं आर्टिकल 312 के अंतर्गत। सुप्रीम कोर्ट में जब SC/ST एट्रोसिटी एक्ट पर फैसला दिया जा रहा था तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में SC/ST का एक भी जज नहीं था। क्या यह न्याय के मूल सिद्धांतों के अनुरूप था? इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट समीक्षा करे, लेकिन संविधान के आर्टिकल 312(1) के अनुसार जजों की भर्ती के लिए न्यायिक प्राधिकरण या नियुक्ति आयोग का गठन होना चाहिए था। अभी तक ऐसा क्यों नहीं किया गया है, इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए। 1976 के 42वें संशोधन के अनुसार जजों की भर्ती के लिए ऑल इंडिया जुडिशरी सर्विस का गठन किया जाना चाहिए। यह बिल संसद में कभी पेश ही नहीं हुआ और इसके बारे में क्या किसी ने अभी तक सुप्रीम कोर्ट का ध्यान या सुप्रीम कोर्ट ने खुद इसका संज्ञान लिया है? संविधान के आर्टिकल 229 के अनुसार कर्मचारियों एवं अधिकारियों के मामले में उच्च न्यायालय अपने आप को स्टेट मानता है और यह स्टेट के अनुसार आर्टिकल 15(4), 16(4) और 16(4) का पालन क्यों नहीं किया जाता है? क्या इसकी भी समीक्षा सुप्रीम कोर्ट को करनी चाहिए? ये सब सवाल हैं, आप सुनते जाइए। जब केशवानंद भारती मामले में भी आर्टिकल 12 के अनुसार उच्च एवं उच्चतम न्यायालय को राज्य माना गया, तो राज्यों के लिए लागू आरक्षण का प्रोविज़न उच्च एवं उच्चतम न्यायालय में लागू क्यों नहीं किया गया? नेशनल जुडिशियल एकेडमी के पूर्व डायरेक्टर मोहन गोपाल ने जो यह 103rd अमेंडमेंट पे चैलेंज पेश किया है, उनमें उनका दावा है कि आर्थिक आरक्षण दिया जाना संविधान के मूल रूप के खिलाफ है और संविधान के निर्माताओं ने इस बारे में कभी नहीं सोचा था। और जो अभी प्रथम दृष्टया जो उनका कहना है वो सही लगता है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट इस 10% आरक्षण को सही ठहराता है तो उसे इस बात की भी समीक्षा करनी चाहिए कि आर्थिक आधार अब इस करेंट कंटेक्स्ट में बहुत इम्पोर्टेंट हो गए हैं और इसके लिए अगड़ों को सिर्फ जातिगत आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाना क्या उचित है। तो मेरा मानना यही है कि हमें आरक्षण को फिर आर्थिक नज़रिए से दोबारा एसेस करना चाहिए, इसे दोबारा से एनालाइज करने की ज़रूरत है और क्यों ना इसी संविधान पीठ पर जो अभी 103rd अमेंडमेंट को देख रही है, इसी में ये सारे सवाल क्यों ना सुप्रीम कोर्ट हमेशा के लिए सॉल्व करे। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।